दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी आप लोगों के सामने भारत के एक राजनीतिक परंपराएं जो टूटती चली जा रही हैं, जिसमें राष्ट्रीय भावनाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है, सिर्फ विरोध के लिए विरोधी पार्टियां काम कर रही हैं। शासन में बैठी हुई पार्टी कितना भी अच्छा काम करे, विरोधी पार्टियों का अर्थ केवल विरोध करना है। कोई भी कार्य सुचारू रूप से न होने पाए, काम कोई भी हो। मैं पीछे भी चर्चा कर चुका हूं। राफेल से लेकर के तमाम जितने कानून पारित किए गए, चाहे देश की नागरिकता कानून हो, उसको भी इसी प्रकार से धूमिल करने का प्रयास किया गया। किसानों के हित के लिए उसको भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके और बैकडोर में सपोर्ट करके इस तरीके से किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड, जो व्यक्ति जहां भी है वहीं उसको राशन मिल जाए। कितनी अच्छी सोच है सरकार की। केंद्र सरकार इस नीति को लागू करना चाहती है, परंतु राज्य इसका भी विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, विरोध करने से पहले आप इस बात को सोचें कि आखिर इसमें त्रुटि क्या है। इसको बताएं, केंद्र सरकार को बताइए कि इसमें त्रुटि क्या है। फिर अगर यह पूरी तरीके से लागू नहीं हो सकता तो इसे धीरे धीरे लागू किया जाए, एक एक राज्य में लागू किया जाए, सैंपल के तौर पे लागू किया जाए। जैसे मैंने शिक्षा के बारे में पहले कहा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का चरित्र इतना संदिग्ध है, उनकी वजह से इतना शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है, शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि कोई आज सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता है। मैंने निवेदन किया था सरकार से, अगर मेरी आवाज कहीं पहुंचती हो, समाज के गणमान्य व्यक्तियों तक पहुंचती हो, कि जिले में एक स्कूल सैंपल के तौर पर प्राइवेटाइज कर दिया जाए। जितनी सरकारी संस्थाएं सब घाटे में चल रही हैं, प्राइवेट सारी संस्थाएं मुनाफा कमा रही हैं। इस कोविड जैसे महामारी में भी प्राइवेट कंपनियों ने अपनी बढ़ोतरी दिखाई है, हासिल किया है, टैक्स दिया है सरकार को। आखिर इस प्राइवेट शब्द में इतनी ताकत कहां से है, और सरकारी तंत्र इतना चरित्रहीन और कमजोर क्यों है? यह विचारणीय प्रश्न है। एक जिले में एक स्कूल दे दीजिए, सैंपल के तौर पे पहला स्कूल मुझे ही दे दीजिए इस पूरे देश के अंदर, और मात्र 10,000 वेतन दे दीजिएगा। और अगर मैं उत्तम प्रकार से शिक्षा न दे सका तो मुझे फांसी पर टांग दीजिएगा। मुझे फांसी पर टांग दीजिएगा, मैं लिखित एग्रीमेंट कर दूंगा स्टाम्प पेपर के ऊपर कि अगर मैं अपने स्कूल से अच्छे विद्यार्थी न निकाल सका तो मुझे फांसी पर टांग दिया जाए। 5 वर्ष का समय दे दीजिएगा, पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों को देखिए मैं कैसा बना देता हूं, उनमें चरित्र से लेकर के बाकी चीजें कैसे विकसित हो जाती हैं। विरोध सिर्फ विरोध का नहीं है, सरकार की नीतियों का समर्थन करने की भी आवश्यकता है। आए दिन बंगाल में ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री आई हुई हैं, उनके बोलने की शैली जग जाहिर है। उन्होंने किस प्रकार से गुंडा राज बंगाल में फैला रखा है यह भी जग जाहिर है। वो खुद भी जानती हैं किस प्रकार से गुंडों को संरक्षण दिया जा रहा है, किस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को अपमानित किया जा रहा है, उनको मारने की धमकी दी जा रही है, उनको मारा भी जा रहा है, उनको पर आक्रमण किए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। केंद्र सरकार का विरोध करते करते राज्य सरकारें इस हद तक न पहुंच जाएं कि यह देश पहले की तरीके से छोटे छोटे राजाओं के अंतर्गत आ जाए और छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाए, और विदेशी शक्तियों को इस पर राज्य करने का मौका मिल जाए। फिर कोई नई ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आ जाएगी और धीरे धीरे पूरे भारत पर अतिक्रमण कर लेगी। यह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कांग्रेस ने समाज में चली है पहले राजनीति करने के लिए,
और यह अब इस स्तर पर पहुंच गई है विरोध की नीति। कांग्रेस नाम की इस देश की राष्ट्रीय पार्टी किस प्रकार की राजनीति करती है जग जाहिर है। विश्लेषण कर लीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं, ना मैं ज्यादा जानकार हूं, परंतु अखबारों से जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ता हूं उससे मुझे पता चलता है कि मुझे सरकार की हर बात का विरोध करना है, इसलिए कि हम विरोधी पार्टी के नेता हैं। सरकार को समर्थन किसी बात पे नहीं देना है, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि सरकार को समर्थन किसी बात पे नहीं देना है, सरकार का विरोध हर बात पे करना है। चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई बात हो, उद्यमता से जुड़ी हुई बात हो, शिक्षा नीति से जुड़ी हुई बात हो, औद्योगिक विकास से जुड़ी हुई बात हो, माइनिंग से जुड़ी हुई हो, ऊर्जा से जुड़ी हुई हो, देश में पॉल्यूशन कंट्रोल करने की बात हो, जल संरक्षण की बात हो, कृषि क्षेत्र की बात हो, हर क्षेत्र के लिए सरकार प्रयास कर रही है। अनेकों क्षेत्र में गिना नहीं सकता दोस्तों, मेरा ज्ञान बहुत सीमित है, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। डॉक्टर तिवारी होने का अर्थ यह मत समझ लीजिए कि डॉक्टर का मतलब बहुत बड़ा आदमी होता है, बहुत ज्ञानी आदमी होता है। डॉक्टर शब्द तो बहुत तुच्छ लोगों के पीछे भी लगा हुआ है। माननीय शब्द भी इस प्रकार से बहुत तुच्छ लोगों के पीछे लगा हुआ है। मास्टर साहब, कलेक्टर साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, ऐसे शब्द बहुत तुच्छ लोगों के पीछे लगे हुए मिल जाएंगे, आप देख भी रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। परंतु यह है कि उस स्थिति पर राष्ट्र को ना आने दें जहां राष्ट्र तिनके तिनके होकर बिखर जाए, उस देश की स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो जाए। मेरी कुछ भविष्यवाणियां थी दोस्तों, आज मैं चर्चा कर देना चाहता हूं। 1970 के लगभग मैं कानपुर में विद्यार्थी था, हाई स्कूल का। उस समय मैंने भविष्यवाणी की थी, सन एक आध साल आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि कोई मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है और मैं बहुत बड़ा भविष्यवक्ता नहीं हूं कि जिसकी वाणी को बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई रिकॉर्ड में रख लिया गया। 1970 में मैंने भविष्यवाणी की थी कि इस देश के अंदर पानी बिकेगा। कानपुर बेना झावर वाटर प्लांट चालू हुआ, पानी की टंकी से। आर्य नगर और स्वरूप नगर कानपुर के दो मोहल्ले हैं, यहां पानी की लाइन सप्लाई हुई घर घरों में और मीटर लगा दिए गए। मैंने कहा जी देखिए पानी बिकना शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि नहीं तिवारी जी, जब दुकान पे आटा दाल नमक चावल की तरीके से बिके तब जानिएगा कि पानी बिकता है, पानी बिकेगा, बिक रहा है। आज आप लोग देख रहे हैं कि हर दुकान पर, हर चौराहे पर, हर खोखे पर, हर गली में पानी बिकता हुआ आपको मिल जाएगा, किसी बोतल में, किसी खोखे में, जिस प्रकार से बिकता हो, लेकिन बिकता है। सील्ड मिनरल वाटर उसका नाम दिया होता है, उसमें हो कैसा भी वाटर बिकता है। रेलगाड़ियों में भी बिकता है, रेल नीर के नाम से। मैंने एक अवधारणा दी थी कि इस देश में प्राणवायु की अर्थात ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी के लिए एक समय राष्ट्र में वो आएगा कि लोग पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर बांध करके और चला करेंगे, गाड़ियों में ऑक्सीजन का सिलेंडर रखेंगे और मास्क लगा करके उसके द्वारा सांस लेते हुए यात्रा करेंगे। अभी वो समय नहीं आया, लेकिन लगभग वैसा समय आ भी गया। आज भी ऑक्सीजन हिमालय के उन स्वच्छ स्थानों पर भरी जाती है और कुछ लोग उसका प्रयोग करते हैं। यह कॉमर्शियल ऑक्सीजन नहीं, यह मेडिकल ऑक्सीजन नहीं, वो एक नेचुरल ऑक्सीजन है, नेचुरल एयर। उसके 6-6, 7-7 किलो के सिलेंडर भरे जाते हैं और कुछ गणमान्य लोग उसका प्रयोग करते हैं। आज वो बिकने लगा। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं। आज मैं एक और भविष्यवाणी आप लोगों के सामने कर दे रहा हूं। अगर हमारा समाज इसी रास्ते पर चलता रहा तो इस देश के अंदर किसी भी कुंवारी स्त्री, किसी भी कुंवारी कन्या का विवाह किसी कुंवारे लड़के से नहीं होगा। यानी न वर्जिन गर्ल होगी न वर्जिन बॉय होगा। दोनों पथभ्रष्ट और पथचरित्र पहले से होंगे। कोई
सच्चरित्र पुरुष भी किसी वर्जिन लड़की से विवाह नहीं कर पाएगा, और कोई उस वर्जिन और सच्चरित्र लड़की भी किसी वर्जिन और सच्चरित्र लड़के से विवाह नहीं कर पाएगी। ऐसी स्थिति इस समाज में आएगी और इसका दर्पण दिखाई देने लगा है। एक और मेरी भविष्यवाणी है, यह भी कर दे रहा हूं, पता नहीं गलत निकले सही निकले क्षमा कर दीजिएगा। मैं कोई बहुत बड़ा विचारक नहीं हूं, एक पागलपन है मेरे अंदर, कुछ भी बोल देता हूं। इस पागल को डॉक्टर ए.के. तिवारी को क्षमा कर दीजिएगा अगर कुछ गलत निकल जाए मुंह से। मैं क्षमा प्रार्थी, अपने हर वक्तव्य के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जिस जिस व्यक्ति को मेरे वक्तव्य से ठेस पहुंची हो या आघात पहुंचा हो, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं और अपने वक्तव्य और वचनों को वापस लूंगा। लेता हूं, ले रहा हूं, ले चुका हूं, ऐसा मान लीजिए, और आगे भी जब आप कहेंगे मैं वापस ले लूंगा। एक समय ऐसा भी आएगा, मैं सुनता हूं कि दिल्ली में सबसे अधिक प्लांटेशन है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी शहर हैं सबसे ज्यादा प्लांटेशन भारत की राजधानी दिल्ली में है, और पॉल्यूशन में भी नंबर 1 पर यही शहर है। मेरी चिंता यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, ये बड़े बड़े महल भवन इमारतें छोड़ करके लोग भागें। इनको कोई एक नए पैसे में नहीं खरीदेगा, क्यों कि यहां पर सांस लेने के लिए दम घुटने जैसा वातावरण होगा, दम घुटने जैसा वातावरण होगा। तो आप जान बचाएंगे या अपनी इमारत को लेकर भागेंगे, ये बताइए। क्या इमारत को लेकर भागना आपके लिए संभव है? तो ये इमारतें इसी तरीके से छूट जाएंगी, दिल्ली खाली हो जाएगा और लोग भाग जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा, अगर जल संरक्षण न हुआ और एयर पॉल्यूशन ना कंट्रोल हुआ, गाड़ियों की बिक्री हो, बढ़ावा मिले, हम उन इंडस्ट्रीज के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन एक आदमी के पास 20-20, 50-50 गाड़ियों का क्या औचित्य है? घर का एक आदमी, घर के 10 सदस्य हैं, 10 गाड़ियों पे चल रहे हैं, आखिर उससे पॉल्यूशन तो फैल रहा है ना जी। इसके ऊपर भी सरकार एक विचार, मैं तो ज्ञानी नहीं हूं, मैंने पहले भी आपसे क्षमा याचना किया है, परंतु एक बिंदु दे रहा हूं आप विद्वज्जनों को, आप विद्वान लोगों को, कि आप लोग इस पर चिंतन कीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा हो जाए कि हमारे देश का कोई शहर ही खाली हो जाए प्रदूषण के चलते। तो प्रदूषण संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। आज डॉक्टर ए.के. तिवारी आप लोगों से सिर्फ यही निवेदन करने आया है, अपनी भविष्यवाणी करने नहीं आया है, कि सामाजिक पॉल्यूशन को रोकें, एयर पॉल्यूशन को रोकें, वाटर पॉल्यूशन को रोकें, समाज के संस्कारों का संरक्षण करें, वायु की शुद्धता का संरक्षण करें, सुनिश्चित करें, जल संरक्षण करें, जल को अशुद्ध ना करें। दोस्तों, इसी निवेदन के साथ डॉक्टर ए.के. तिवारी आप लोगों से विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, और मेरे साथ आप लोग भी बोलिए भारत माता की जय।